नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग डांग। आज आपका स्वागत है एनशोए के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके दुबे। नमस्कार। जो कि एनशोए में एडवाइज़र हैं और ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सर, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं क्या, ये कहाँ से आई हैं? देखिए, ये कोऑपरेटिव को सही तरीके से चलाने के लिए एक तरीके से नियम कानून है। और कोऑपरेटिव तो मेरे देश में बहुत पहले से था, लेकिन उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। कानूनी तौर से वो कहीं उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। अच्छा। और पूरे विश्व में भी कहीं भी कोई कानूनी तौर से कोऑपरेटिव को एक रिकॉग्निशन नहीं थी, एक उसकी पहचान नहीं थी। तो ये 1844 में इंग्लैंड में रोचडेल एक जगह थी, वहाँ पर 28 जुलाहे थे। जो बुनकर थे उसकी कंपनी में अच्छा सैलरी नहीं हो सकती थी, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना सभी लोग इकट्ठा सामान खरीदें जो हमारी रोज़ की आवश्यकताएं होती हैं, तो जिससे हमारा पैसा कम खर्च होगा महीने में। यहाँ से उन्होंने एक लीगली रोचडेल पायनियर, जिसको इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी कहते हैं, एक्चुअली वो उस समय कोऑपरेटिव एक्ट नहीं था, वहाँ पर एक सोसाइटी फ्रेंडली एक्ट था, फ्रेंडली सोसाइटी एक्ट कहते थे। उसमें ये कोऑपरेटिव बेस पर पहली सोसाइटी 1844 में इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हुई। उससे पहले भी उन्होंने 1834 में प्रयास किया था, 1834 में, लेकिन वो फेल हो गई थी। उसका एक्सपीरियंस लेकर के इस सोसाइटी को उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया। पहले वो अनरजिस्टर्ड थी और इस सोसाइटी को उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, और उन्होंने अपनी बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। और उसमें ये था, पहला उन्होंने कहा कि वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप होगी इसमें। जिसकी इच्छा होगी वो इसमें मेंबर बनेगा, और जिसकी इच्छा नहीं होगी नहीं बनेगा। और दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई एक बाउंड्री नहीं होगी कि आप बन सकते, आप नहीं बन सकते। दूसरा कहे उन्होंने, इसका जो प्रबंध होगा, इसको जो चलाया जाएगा वो डेमोक्रेटिक होगा, प्रजातंत्र के बेस पे होगा, यानी कोई एक चुने हुए प्रतिनिधि इसको प्रबंध करेंगे इसका। तीसरा उन्होंने कहा कि इसका जो ट्रेडिंग होगी, जो बिजनेस होगी, वो कैश होगी, क्योंकि पहले जो एक्सपीरियंस था उसमें उधार की वजह से ही वो लॉस में गई थी, तो उन्होंने कहा कैश ट्रेडिंग होगी। फिर उन्होंने कहा कि इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया जाए, तो उन्होंने अपने उसी छोटे से ऑफिस में एक छोटा सा कमरा एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए रखा। और उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस न्यूट्रलिटी होगी, यानी पॉलिटिक्स और धर्म जाति का इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। कोई इसमें इस तरीके से कोई नियम कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे धर्म और जाति और मतलब किसी प्रजातांत्रिक या कोई डेमोक्रेटिक पार्टी जो देश में रूल करती है उसका प्रतिनिधि या उसका कोई बात ऐसी हो कि उसका भी प्रतिनिधि, ऐसा कोई नहीं रहेगा, उसके प्रति ये अलग रहेगी। तो ये सिद्धांत की बात वहाँ से चली। अच्छा। उसके बाद पूरा विश्व एकदम जागृत हुआ कि कैसे कोऑपरेटिव का पूरे विश्व में जो है डेवलप हो, क्योंकि और जगह पे खुलने लगी थी, अच्छी पर रिजल्ट आ रहे थे। तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1895 में, वो एसोसिएशन है कई कंट्रीज का। अच्छा। आज तो करीब 138-40 देश उसके मेंबर हैं। तो उसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, एक एसोसिएशन बनी कि ये जो है वो और पूरे विश्व में ये कोऑपरेटिव के विकास के लिए काम करेगी, नियम कानून बनाएगी। और मुख्य रूप से नियम कानून का मतलब था कि सिद्धांत और वैल्यूज, उनके सिद्धांत और मूल्य, वैल्यूज को मूल्य कहें, वो एक प्रतिपादित करेगी समय समय पे जैसी आवश्यकता होगी, क्योंकि बिजनेस कर रही है, पर्यावरण बदलेगा, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदलेगा, यानी आर्थिक परिस्थितियां बदलेंगी, उसी हिसाब से इसमें परिवर्तन किए जाते रहेंगे। शुरू में इन्होंने जो रोचडेल के सिद्धांत थे उनको जो है अपनाया,
और उन्होंने कहा कि ये जो ओपन एंड वॉलंटियर मेंबरशिप सीधा सीधा लिया, खुली और स्वैच्छिक सदस्यता, डेमोक्रेटिक कंट्रोल सीधा सीधा लिया। उसके बाद ये रिलीजियस और वो न्यूट्रलिटी यानी धार्मिक और राजनीतिक कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पैसा जमा करेंगे उस पर एक लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा, जो शेयर होगा लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर, यानी जो शेयर जमा करेंगे यानी कुछ पैसा जो पूंजी जमा करेंगे उस पर लिमिटेड मतलब एक निश्चित जो वो बोर्ड निश्चित करेगा या जनरल बॉडी मेंबर निश्चित करेंगे उतना ब्याज मिलेगा, बैंकों और वैसी अन्य जैसा नहीं होगा। और एजुकेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। तो ये जो है बनाए गए, अडॉप्ट किए गए। 1934 में फिर ये कहा गया कि कोई एक इसी एसोसिएशन ने कि समय बदला है तो इसको जो है थोड़ा सा हम परिवर्तन करें वो क्या नाम सिद्धांतों में और वैल्यूज में। तो 1934-37 में इन्होंने पहले जो ICA ने अपने प्रतिपादित किए और इन्हीं में से सब लगभग ले लिए, लेकिन कैश ट्रेडिंग उसमें से हटा लिया। और 6 जो है प्रिंसिपल वैल्यूज ओपन मेंबरशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और मेंबर पार्टिसिपेशन बाद में आया। उसमें जो है लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर्स और डिविडेंड जो उसके बिजनेस से लिंक था, है ना, उस हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा और एजुकेशन ट्रेनिंग का काम होगा। ये उन्होंने ये प्रतिपादित किया। 1966 यानी 1966 में आके थोड़ा इन्होंने परिवर्तन किया, तो उन्होंने मेंबर पार्टिसिपेशन भी उसमें डाला। 95 में जब 91 में एक ग्लोबल इकोनॉमिक चेंज आया, पूरा आर्थिक स्थिति विश्व की बदली, ओपन इकोनॉमी हुई सभी देशों में, बिजनेस रिलेशन बढ़े, तो फिर इन्होंने फिर 7 जो है उनको प्रतिपादित किया। 7 सिद्धांत आज वर्तमान में ये 7 सिद्धांत उनके जो प्रतिपादित किए। उसमें वॉलंटरी मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप सेम रखी, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल किया, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की जगह पर उसका डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल कर दिया कि यानी मेंबर का प्रजातांत्रिक कंट्रोल रहेगा। मेंबर उसमें जोड़ दिया, बात सेम थी लेकिन उसको और अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंसी रही। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एक डाला कि हर मेंबर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी उस बिजनेस रिलेशन रखेगा। अगर सेवाएं दे रही होगी तो सेवाएं लेगा, अगर कोई चीज़ मेंबरों से खरीदने वाली होगी, दूध है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, तो उनको हर मेंबर को उनको उसी में बेचना पड़ेगा। यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर। और उसके बाद इन्होंने किया कि एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि एजुकेशन ट्रेनिंग थी आज की डेट में, वर्तमान युग में इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टूल है, एक्सरसाइज करें आप शस्त्र है जिससे आप भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। तो पूरे देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से बिजनेस हो रही है, हमारी बिजनेस कैसे हो, तो ऑनलाइन सारे डेटा इसका मतलब है आपके पास इंफॉर्मेशन का एक सेंटर हो, इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो। और ये कहा कि कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, सारी कोऑपरेटिव्स, ये 66 में ही आ गया था, दूसरा रूप था इसका। सारे कोऑपरेटिव्स एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, एक दूसरे के बिजनेस में मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं, जैसे मान लो इफ़को एक कोऑपरेटिव है, वो उत्पादन करती है फर्टिलाइजर का और कोऑपरेटिव सोसाइटियां गांव लेवल पे वो बेचती हैं, एक दूसरे के बिजनेस रिलेशन है ना, तो एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, तो कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। और फिर का कंसर्न फॉर कम्युनिटी, क्योंकि कोऑपरेटिव जो होती हैं, जो उनका मुख्य लक्ष्य है, देखने में तो व्यापार करती है लेकिन मुख्य लक्ष्य है कि लोगों की खुशहाली हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो, वो उनके जो इकोनॉमिक
और सोशल डेवलपमेंट हो। और उसी हिसाब से जो आईसीए ने एक परिभाषा इसकी दी है, उसमें ये मुख्य रूप से रखा है कि ये कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वतंत्र रूप से काम करेगी, उस पर कोई सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, अपना सामान खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी एग्रीमेंट कर सकती है, कोई सामान अपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी जो उसके मेंबर होंगे पर्सन, वही इसके मालिक होंगे एक तरीके से, और उन्हीं के अधिकार में होगी, है ना, ऑटोनॉमस होगी ऑफ पर्सन। दे यूनाइटेड वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं, और उनकी जो नीड है, आवश्यकता कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हाँ सांस्कृतिक, और उनकी जो इच्छाएं हैं। पहले ये नहीं जुड़ा हुआ था कि मान लो कुछ इच्छा है किसी की काम करने की, उसकी पढ़ने की इच्छा है, उसकी कोई जो है फंक्शन करने की इच्छा है, तो उसके लिए लोन नहीं मिलता था। तो उसको जो 95 में जोड़ा एस्पिरेशन कि उनकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये सभी लोग एकत्र होते हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से उसका प्रबंध करते हैं। ये उसके आईसीए ने उसको परिभाषित किया। फिर उसके जो सिद्धांत हैं, जो 7 आज के डेट में सिद्धांत हैं, देखने में एक लाइन है, लेकिन उसका जब हम व्याख्या करते हैं उसमें क्या क्या है, तो हम उसकी जो है उसको चलाने के लिए कैसे चलते हैं, संस्था चलेगी, वो उसको उसमें सारा व्याख्या की गई है, वर्णन करते हैं। जैसे वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, यानी स्वेच्छा से और खुली सदस्यता, सबके लिए खुली है। इसमें जाति का, इसमें धन का नहीं होता, लेकिन फिर भी एक क्वालिफिकेशन है सदस्य की, वो बिना क्वालिफिकेशन को पूरा किए वो सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा खुला नहीं है कि दरबार है कि मन आए सो आ जाए, मन आए सो चला जाए, ऐसा नहीं है। एक क्वालिफिकेशन उसका नाम दिया गया, लेकिन एक उससे समझ लीजिए कि उसके क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उस व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए, क्या उसकी क्राइटेरिया, एक समझ लीजिए कि क्राइटेरिया सदस्य बनने के लिए क्या होने चाहिए, वो उसमें परिभाषित किया गया। जैसे दूध वाली सोसाइटी में केवल, हाँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो एनीबडी कैन नॉट डिमांड एज ए राइट, कि हमारा अधिकार है, हमें तो मेंबर बनाएंगे, ऐसा नहीं। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि एक परिभाषा दी उन्होंने कि पर्सन इज कॉम्पिटेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अनुसार वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि सोसाइटी का एरिया ऑफ ऑपरेशन हर बायलॉज में लिखा होता है, उसमें वो रहता हो, उसका मकान हो, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड हो, कि वो रहता हो वहाँ पर, पूरा मकान दुकान जो भी है वहाँ पर उसका रेजिडेंस हो। दूसरा है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी समय किसी चीज़ पे हकदार होता है, समझ आती है कि हम इस पे MOU करें या न करें। तीसरा उसका ये है कि पर्सन कैन नॉट पनिश्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ने उसको सज़ा न दी हो। अब सज़ा देने में एक तो क्रिमिनल केस है, एक मॉरल केस है। तो मॉरल केस में तो स्ट्रिक्टली मनाही है कि जैसे रेप हुआ, बैंक करप्ट हुआ, 420 हुआ, चोरी हुई, डकैती हुई, ये मॉरल टर्पिट्यूट कहलाते हैं, मॉरल केस होते हैं। इनमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे आदमी को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्रिमिनल केस में मान लो कोई लड़ाई हो गई, झंझट हो गई, उसमें केस हो गया, तो उसमें भी ऐसी थोड़ी सी छूट होती है कि जेलर अगर सर्टिफिकेट दे देता है कि व्यवहार अच्छा रहा
तो उसके 2-3 साल बाद या 5 साल बाद ये जो है मेंबर बन सकता है जेल से छूटने के बाद। दूसरी बात, ये बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कोई पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, जो भी अंडरस्टैंडेबल कंडीशन हाँ है वो उसमें होनी चाहिए। लेकिन जैसे कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें ये छूट दी गई है कि आप जो है उतने ही, जैसे 100 प्लॉट हैं और 100 मेंबर हैं, तो आप 101 में अगर मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन देता तो कहेंगे भाई मेरे पास साधन नहीं है, हम आपको नहीं बना सकते। ऐसे ही दूध की सोसाइटी है, अगर वो दूध वाला जानवर नहीं रखता तो वो मेंबर नहीं बनेगा। आज हमारा इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कोऑपरेटिव वैल्यूज कौन कौन सी हैं? हाँ, ये हमारी 10 वैल्यूज हैं कि इस पे वो चलना चाहिए। एक, जैसे आपका सेल्फ रिलायंट, यानी वो जो है अपना स्वयं जो है अपनी क्षमता रखता हो कि अपनी सोसाइटी चला सकता हो। ऑनेस्टी है, हैं, इक्विटी है, इक्वलिटी है, डेमोक्रेसी है ना, कंसर्न फॉर कम्युनिटी है ना, और ओपननेस है। तो इस तरीके से ये 10 जो है उन्होंने वैल्यूज रखी है और 7 प्रिंसिपल रखे, और वैल्यू जो प्रिंसिपल का आपस में संबंध रहता है। ये है कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा, है ना, सही तरीके से इलेक्शन 5 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से ये 10 वैल्यूज रखती है कि समाज का भी उत्तरदायित्व है, ईमानदारी से बिजनेस होनी चाहिए, सारे रिकॉर्ड जो है ओपन है, मेंबर देख सकता है, जब कोई भी टाइम होता है मेंबर देख सकता है उस रिकॉर्ड को, जो कुछ रिकॉर्ड, और जो मेंबर नहीं भी हैं वो भी, कुछ जैसे मल्टी स्टेट एक्ट है, कुछ स्टेट के एक्ट हैं, उसमें 2 रुपया या 3 रुपया पर फोलियो यानी पर पेज जमा करके वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इसीलिए इसमें आरटीआई के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा के भाई यहाँ पहले से ही ओपननेस है, तो आरटीआई की डबल जो है कोई कानूनी उस पर नहीं होना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट में आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।